हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपनी पॉलिटिकल साइंस की बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर कर लेंगे। और मैं पूरी आपको गारंटी देता हूँ, ये श्योरिटी दिलवाता हूँ कि जब आप ये कंप्लीट वीडियो देख लोगे और आप ये सारे क्वेश्चन कर लोगे तो जो भी इस बुक से यानी कि पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के कोई भी क्वेश्चन आएंगे 2, 4, 6 नंबर के, तो आप ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे। ये मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूं। हालांकि मैं मैप की बात नहीं करूंगा, यहाँ पे मैप और कार्टून को हटा के बात करेंगे और 2, 4, 6 में सारे क्वेश्चंस आप करोगे। बाकी कार्टून भी तो यहीं से निकलते हैं, मैप भी तो यहीं से बनते हैं, तो काफी आपको इनडायरेक्टली हेल्प मिलेगी उनकी, लेकिन क्वेश्चन आपके सारे अटेम्प्ट होंगे। तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। डिस्क्राइब ब्रीफली एनी 4 प्रॉब्लम फेस्ड इन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। भाई इंडिया को कहते जब पार्टीशन हो रहा था तो उसके प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में क्या प्रॉब्लम फेस किया इंडिया ने और क्या चैलेंजेस आए। भाई इतना आसान नहीं था। सबसे पहली बात तो हमें इंडिपेंडेंस मिलती है 15 अगस्त 1947 को, लेकिन वो इंडिपेंडेंस हमारे लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख भी लेके आती है। और वो दुख यही होता है, थोड़ा सा नहीं बहुत बड़ा दुख लेके आती है वैसे तो, और वो दुख यही होता है कि हमारे देश का बंटवारा होता है। अब वो बंटवारा इस बेस पे करना था कि भी जिस पर्टिकुलर एरिया में मुस्लिम ज्यादा रह रहे हैं उसको पाकिस्तान बना दो, जहां पे सिख और हिंदू ज्यादा रह रहे हैं उसको इंडिया बना दो। तो क्या एक घर का बंटवारा करना है क्या? घर का बंटवारा भी जब करना होता है ना तो परिवार को जोर आ जाता है, बड़े बड़े लोग आके बैठते हैं अपने 4 परिवार के, वो आपस में डिस्कशन करते हैं, तो भी घर वालों के बीच में झड़प हो सकती है, दोनों भाइयों के बीच में ना, ठीक है। और बहुएं तो कहना ही क्या। तो यहां तो एक देश की बात है, और जहां पर आप देश की बात में सिंपल ये बोल रहे हो कि भाई जहां पे एक पर्टिकुलर रिलीजन डोमिनेट कर रहा है उस यहाँ पे कंट्री बना दो, तो उस टाइम में कोई भी एक सिंगल बेल्ट ऐसी नहीं थी, एक पर्टिकुलर एरिया एकदम खाली जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी में डोमिनेंस हो। जहां पे अगर मुस्लिम डोमिनेंस कर भी रहे हैं ना तो वहां पर नॉन मुस्लिम भी रह रहे हैं। पहली बात तो एक सिंगल कोई बेल्ट नहीं है, तो वहां पे नॉन मुस्लिम भी है। और दूसरी बात 2 बेल्ट फिर ऐसी मिली, एक मिली वेस्ट में, एक मिली ईस्ट में। ईस्ट में आज जो बांग्लादेश बना दिया गया था 1971 के अंदर, उसको पहले ईस्ट पाकिस्तान के तौर पे बनाया गया था, और वेस्ट पाकिस्तान में जो आज का पाकिस्तान है। अब 2 बेल्ट मिलाएगी तो इसका कोई ऑप्शन ऐसा नहीं था कि इन दोनों को ज्वाइन कैसे किया जाए। फिर ये डिसाइड किया गया कि 2 पाकिस्तान बनाए जाएंगे, यानी कि 2 साइड होगी, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। फिर सबसे बड़ी ये भी प्रॉब्लम थी कि सभी मुस्लिम कभी भी ये नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान में जाए, क्योंकि कुछ ऐसे मुस्लिम्स भी थे जो चाहते थे कि हम इंडिया के अंदर ही रहे, इंडिया के ही पार्ट बने। जैसे खान अब्दुल गफर खान करके एक व्यक्ति थे जो जिनको फ्रंटायर गांधी जी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने टोटली अपोज करा इस 2 नेशन थ्योरी का, जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा, और पर्टिकुलरली अगर बंदे की बात करी जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो दी थी उसका टोटली अपोज करा। उन्होंने कहा कि एक ही देश बनना चाहिए, और वो क्या बनना चाहिए? इंडिया बनना चाहिए। तो ये कुछ एक प्रकार की टेंशन थी। फिर ये टेंशन थी कि अगर चलो मान लो 2 देश बना दिए जाए तो फिर जो माइनॉरिटी है जो दोनों साइड में बन जाएंगे और जो अपने घर छोड़ के आ रहे हैं बच जाएंगे, और जो घर छोड़ के आ रहे हैं उनके साथ क्या किया जाएगा। और साथ ही साथ में जब ये पार्टीशन हो रहा था ना तो कम्युनल रियोट्स में बंट गए थे, कुछ पर्टिकुलर एरिया है वो कम्युनल जोन में बंट गए, तो वहां पर फिर कम्युनल रियोट्स हुए थे, जैसे कि अमृतसर, कोलकाता, लाहौर। तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। आई होप इससे डिटेल में इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा जो मैंने शायद बताया नहीं हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसी ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। सारी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा, आप लाइन बाय लाइन यहां से देख लेना। मैं प्रयास करूंगा कि सीधा एक्सप्लेन कर दूं, आप लाइन बाय लाइन यहां देख लो, क्योंकि मैं प्रयास करूंगा कि 1 घंटे के अंदर अंदर ये 30 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाने का प्रयास रहेगा, ताकि वीडियो और ज्यादा लेंथी ना हो ना। तो प्लीज कोऑपरेट करना। क्वेश्चन है कि कॉन्सिक्वेंसी यानी कि रिजल्ट क्या निकले पार्टीशन ऑफ इंडिया के। सिंपल सी बात है भाई, किलिंग्स हुई दोनों साइड पे, एट्रोसाइड्स हुई, बहुत बड़े लार्ज स्केल पे लोगों को मारा गया। अप्रोक्सीमेट 5 to 10 लाख पीपल वर किल्ड एंड अप्रोक्सीमेट 80 लाख पीपल ने क्या करा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि एक एरिया से दूसरे एरिया पे उन्होंने माइग्रेट करा। थाउजेंड्स ऑफ वोमेन को रेप करा गया, एबडक्ट करा गया उनको, ऐसा हुआ। एवरीथिंग वॉज डिवाइडेड, हर चीज बंट गई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, हर चीज बंट गई, चाहे वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो, चाहे टेबल हो, टाइपराइटर हो, चेयर्स हो, उनकी हर चीज उनके बीच में बंट गया। और क्या हुआ भाई, सिंपल सी बात वही कि आप कुछ भी अगर मतलब सोचने की जरूरत नहीं है भाई। जो लोग डिस्प्लेस हुए होंगे भाई, क्या उनके घर थे क्या? नहीं थे। जो घर छोड़ के आ रहे हैं, मान लो इस इंडिया के एरिया से जो पाकिस्तान में जा रहे हैं मुस्लिम लोग हैं, उनके वहां पे घर होंगे क्या? नहीं होंगे। और जो वहां से इंडिया के पर्टिकुलर एरिया में क्या उनके घर होंगे क्या? तो सिंपल सी बात आप खुद ही लिख दोगे क्या कि उनको दिनों, कुछ दिन, किसी को वीक, किसी को मंथ, किसी को सालों साल तक रिफ्यूजी कैंप्स में स्पेंड करना पड़ा।
ठीक है। और फैमिली मेंबरों ने, कई फैमिली मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने अपने ही बहन बेटी को मार दिया। क्यों? क्योंकि उनको फैमिली ओनर को प्रिजर्व करना था। उनको पता था कि अगर हम जा रहे हैं तो रास्ते में हो सकता है इनको रेप करके मारा जाए, एब्डक्ट करके ले जाए, बाद में इनको फोर्सफुली धर्म को चेंज करवाया जाए। तो इस तरह के मतलब बहुत, मैं कहता हूं कि कुकर्म उस टाइम में देखने को मिले। तो अपने इसके कॉन्सिक्वेंसेस जितने लिखे उतने ही कम है, लेकिन अपने को मेन जो चीजें आपको याद है एक्यूरेट वो आप लिख सकते हो। जो सिंपल सी बात है ना, वो आप लिख सकते हो। और ये जो पार्टीशन था ये भाई एकदम अनप्लान था, कोई इसका प्लान नहीं था। फैमिली सेपरेटेड होगी, बच्चे और अनाथ हो गए, बिछड़ गए बच्चे, है ना। तो ये सारी कुछ सिस्टम ऐसा देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पे माइनॉरिटी को टारगेट करा गया। जिस पर्टिकुलर रीजन से वो आ रहे हैं निकल के, वहां पर जो मेजोरिटी वाले हैं वो माइनॉरिटी वाले को टारगेट कर रहे थे। तो इस तरह के कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट इसमें देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पढ़ते हैं। ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है, आप चाहो तो यहां से पढ़ सकते हो। The accommodation of regional demands and the formation of linguistic states were also seen as a more democratic। justify करो कहते हैं इस स्टेटमेंट को। भाई सिंपल सी बात है यार, कुछ भी ऐसी बात है ना, आपको कुछ भी क्वेश्चन आए ऐसा रिलेटेड कि भाई जो स्टेट्स बनाएंगे लैंग्वेज के बेसिस पे, वो जस्टिफिकेशन देता है, या जो अपनी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है उसने क्या रिकमेंडेशन दी, कैसे काम करा, तो सारी एक ही बात ये लिख देना। पहले थोड़ा सा जस्टिफाई भी आपको करना है, वो बताना है, वो अलग बात है। कि सिंपल सी बात है, स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया ना, वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को अपॉइंट करा गया था 1953 में, और इसने रिकमेंडेशन दे दी थी अपनी 1956 में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी को बना के दे दिया। इससे क्या हुआ, कहते हैं लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट बनने से डेमोक्रेसी कैसी आई। तो भाई सिंपल सी बात है कि जो पर्टिकुलर एरिया डिमांड कर रहा था ना कि भाई हमें सेपरेटिस्ट चाहिए, मतलब सेपरेट कंट्री की जो डिमांड कर रहे थे, जहां पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो रहे थे, वो रुक गए फिर बाद में कि लैंग्वेज के बेसिस पे उनको स्टेट बना के दे दिया। तो इससे क्या हुआ, उनको एक ऐसे मतलब एक पर्टिकुलर उनको वो मिल गया कि भाई ठीक है, हमारी पर्टिकुलर लैंग्वेज यहाँ पे बोली जा रही है, हमारा स्टेट है तो हमारी डोमिनेंस होगी, हमारे ऊपर दूसरी कल्चर कोई हावी नहीं होगी हमारे एक पर्टिकुलर स्टेट में। तो ये सभी को एक एश्योरेंस मिल गई। इसके अलावा क्या होता है कि जो लिंग्विस्टिक जो अपनों ने स्टेट बनाया, इसके बेसिस पे क्या हुआ, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी प्रैक्टिस हुई। इससे अपनों ने ये सिद्ध कर दिया कि डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी होने के बाद भी यूनिटी हुई, ये इसी से सिद्ध हुआ। और क्या हुआ, इससे कहते देश में यूनिटी आई और स्ट्रेंथन मिली। इससे देश में डिफरेंट जो डाइवर्सिटी के जो सेक्टर में बांटे गए थे हमारे देश को, चाहे अलग अलग स्टेट बनाए गए, वो डाइवर्सिटी बेस पे बनाए गए थे ना, वहां की कल्चर अलग, वहां की लैंग्वेज अलग, उसके बेस पे लोग एक दूसरे से जुड़े। तो यहां से इस तरह से हमें ये बेनिफिट मिला था कि हमने जो लिंग्विस्टिक के बेस पे स्टेट बनाए ना, तो शुरुआत में लीडर को बड़ा डर लग रहा था कि यार स्टेट बना तो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि यार यही आपस में लड़ाई करें और यही अलग होने की डिमांड करें। लेकिन जो अलग होने की डिमांड थी ना, बल्कि वो अपने आप रुक गई लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बनाने से, क्योंकि उनको एक तरह से वो राइट मिल गया। और साथ ही साथ में हमारी कंट्री है वो यूनिफॉर्म होगी, इंटीग्रेट होगी। और इसका आपको पता है सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस टाइम ली भी थी देश को इंटीग्रेट करवाने की, वो किसने ली थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है, आप यहां से पढ़ के आंखों से निकाल सकते हो। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, ये यहां से पक्का आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही सेम आ गया कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन मतलब है क्या, कब अपॉइंट करेगी, इसके क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट इसने रिकमेंडेशन क्या दिया। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन इसका यही था कि इसने कहा था लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना दो। हालांकि पहले ये डर लग रहा था, इसलिए 2-3 कमेटियां बनाई गई थी इससे पहले भी, कि जिन्होंने ये प्रयास करा कि भाई अपने को स्टेट किसके बेसिस पे बनाया जाए। तो फाइनल कंक्लूड करा था इसने कि भाई स्टेट के लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने बनाए 1953 में, इसको अपॉइंट करा गया। इसने रिकमेंडेशन कब दी, 1956 में दी। इसने 6 स्टेट और 14 यूनियन टेरिटरीज को बना के दे दिया। ये लो बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, एक्सप्लेन एनी 3 चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। की इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडिया को क्या 3 चैलेंजेस मिले थे। सबसे पहला चैलेंज टू शेप अ नेशन, कि एक देश को अपने शेप कैसे दे, मतलब कैसे इस देश को यूनाइट करके रखे, क्योंकि ये देश तो डाइवर्सिटी का है, इसको इंटीग्रेट करने का बहुत बड़ा चैलेंज था। और यहां पे जब भी इंटीग्रेशन की बात आती है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आएगा ही, क्योंकि उनको आयरन मैन इसीलिए कहा जाता है। टू स्टेब्लिश डेमोक्रेसी, सेकंड चैलेंज था हमारे पास की भी डेमोक्रेसी कैसे स्टेब्लिश करें। आज तक डेमोक्रेसी प्रॉपर इतनी गरीब कंट्री में उस टाइम कभी नहीं था। गरीब क्यों बोलेंगे, क्योंकि 1947 में हमें लूटा जा चुका था प्रॉपर तरीके से, फिर पार्टीशन हुआ था, तब बिखर गए थे हम। उसके बाद भी डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करना, और लिटरेसी रेशियो कुछ था नहीं। अपने पढ़ेंगे कि फर्स्ट इलेक्शन के टाइम में 15-16% तो सारे लोग पढ़े लिखे थे, तो लिटरेसी रेशियो कुछ था नहीं।
ऊपर से उस टाइम में सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज में कुछ एक में चलती थी डेमोक्रेसी। फिर हमारे पास दो ऑप्शन थे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अडॉप्ट करें या पार्लियामेंट्री को, तो हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करा, और जिसके बेस पे सिर्फ अडॉप्ट करना ही बड़ी नहीं होती, उसको प्रैक्टिस में लाना भी हमारे लिए चैलेंज था। लेकिन हम लेके ये दो चैलेंज थे। तीसरा चैलेंज क्या था कि हमारे प्रॉपर कंप्लीट सोसाइटी का वेलबींग होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर सोसाइटी के सेक्शन का वेलबींग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर मान लो ब्राह्मण कास्ट है उसके लिए तो काम किया जा रहा है, बाकी जो अनटचेबल जिनको बोल रहे हैं SC ST उनके लिए काम नहीं हो रहा, ये किसी OBC के लिए काम नहीं हो रहा, ये पर्टिकुलर कास्ट के लिए काम हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। खास तौर से कहा गया कि सोशल वेलबींग होना चाहिए, खास तौर से अनटचेबल को, पुअर को, इनको अपने को रोल में लाना है, इनका वेलबींग होना चाहिए, पॉवर्टी को एलिवेशन करना। ये हमारे 3 चैलेंज थे। आई होप ये समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि भी कांग्रेस ने डोमिनेंस कैसे करा भाई शुरुआत के 3 इलेक्शन में, या 4 कोई कारण बता दो कि कांग्रेस ने डोमिनेंस क्यों करा। भाई सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस 1946 से ही रूल करने लग जाती है, लेकिन वो हमारी जो गवर्नमेंट बनती है ना, उसको हम एक तरह से इंटरिम गवर्नमेंट या इंटरनल गवर्नमेंट कहते हैं, क्योंकि हमारा पहला जो इलेक्शन हुआ था ना वो तो 1952 में हुआ था ना, तो इसीलिए 1952 से लेके 1960 जो अपना 2 में इलेक्शन हुआ था ना 1962 के, तब तक की ये 3 इलेक्शन कहे जाते हैं कि इसमें इनका डोमिनेंस कैसा रहा था शुरुआत के अंदर, इनका डोमिनेंस क्यों रहा। भाई डोमिनेंस क्यों रहा, सबसे पहली बात आप रटो मत कुछ भी, ये सबसे पुरानी पार्टी है, तो देखो ओल्ड पार्टी है तो क्या है, ये वेल स्ट्रक्चर्ड पार्टी थी और ओल्ड पार्टी थी। ओल्ड पार्टी का मतलब होता है कि इसको पता था कि किस बंदे को क्या काम करना है, कब कैंपेन लॉन्च करना है, कब क्या करना, तो उसको ओल्ड पार्टी बोलते हैं। ओल्ड पार्टी का मतलब ऐसा नहीं कि सारे मेंबर की तेल लगा हुआ था ना, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये पार्टी का स्ट्रक्चर बढ़िया से तैयार था। और दूसरी बात, ये जो पार्टी बनी थी ना, इसके काफी सारे लीडर्स ने हमारे जो नेशनल इंडिपेंडेंस की मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा था भाई। और नेशनल इंडिपेंडेंस की मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा था तो वो तो लोकप्रिय हो गए थे ना, फेमस हो गए थे, उनको तो लोग सारे जानने लग गए थे, तो लोगों ने उनको देख के वोट दे दिया, जैसे जवाहरलाल नेहरू वगैरह लीडर हो गए, तो इसलिए भी वोट इसको मिला। ठीक है, इसके अलावा ये भी एक रीजन था कि इसको वोट क्यों मिला था, इसको इसलिए भी वोट मिले थे भाई क्योंकि ये डिफरेंट फैक्शंस को होल्ड करके रखती थी अपने अंदर, यानी कि पीजेंट्स भी इसमें थे, इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, इसमें जो मतलब जो लेबर ग्रुप होते हैं वो भी इसमें थे। ठीक है, इसके अलावा सारे ग्रुप के मतलब यार लेफ्ट विंग के आइडियोलॉजी के, राइट विंग के आइडियोलॉजी के, जो कैपिटलिज्म को प्रमोट करते हैं, वो जो कम्युनिज्म को प्रमोट करते हैं, वो सारी ही आइडियोलॉजी का फैक्शन ग्रुप इसके अंदर था, तो यार वोट तो इसी को देंगे। अब अगर देखें कि ये जीतती किस हिसाब से थी, तो आपको पता है शुरुआत के पहले इलेक्शन में जब नेहरू जी तो वैसे ही कैरिस्मेटिक या चेरिस्मेटिक जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन लीडर माने जाते थे, इसको 364 सीट्स मिल गई थी 489 में से पहले इलेक्शन में। जो ओपोजिशन पार्टी वो सबसे बड़ी रही थी वो CPI रही थी, उसको 16 सीट मिली थी ना। तो यहां से ये क्यों जीती थी ये सारा मैंने आपको बता दिया, और यहां पे ये बढ़िया से लिखा हुआ है, अगर आप चाहो तो यहां से आप पढ़ सकते हो ना। ये लो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। लिस्ट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन द सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट पार्टी। यहां पे मैंने सोशलिस्ट पार्टी के बीच में, कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में, स्वतंत्र और जनसंघ के बीच में डिफरेंस बताया। ये डिफरेंस बताने का क्या मतलब है, यहां से एक क्वेश्चन पक्का आने की उम्मीद है। एक क्वेश्चन पक्का आपका 2 नंबर में, 4 नंबर में कैसे भी डाल सकता है कि किसी एक पार्टी का दिया जा सकता है कि उसके फीचर्स बताओ, या आ सकता है ऐसा कि डिफरेंशिएट करो। तो फीचर्स पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, अपनों ने डिफरेंशिएट पढ़े तो ऑलमोस्ट फिर फीचर ही तो पढ़े ना, ऑलमोस्ट क्या सारे फीचर्स ही पढ़े फिर एक पार्टी के, तभी तो दूसरे से डिफरेंशिएट करा है। तो अपने को सारी बातें पता चल जाएगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, भी उस पार्टी के बारे में लिखो, डिफरेंशिएट करो, तो आपको यह बताना है उसका फाउंडर कौन है, वो पार्टी बनी कब है और उसकी आइडियोलॉजी क्या थी। सिंपल सी बात। ये लो खत्म करते हैं, तो शुरू करते हैं अपने पहला सोशलिस्ट पार्टी। सबसे पहले देखो सोशलिस्ट पार्टी को फाउंड करा गया था 1934 में, तब इसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। फाउंड करने वाले लीडर के नाम जयप्रकाश नारायण था, राम मनोहर लोहिया था, आचार्य नरेंद्र देवा थे। ठीक है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। कई बार इनके मैप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये लीडर कहां से बिलोंग करते थे या कौन सी पार्टी के फाउंडर थे ये, तो थोड़ा सा ध्यान रखना ये इस पार्टी के फाउंडर थे, ये कहां से बिलोंग करते थे, ऐसा भी है। और अपने को वैसे भी क्वेश्चन में तो लिखना ही लिखना है। वैसे ये 1948 में कम्युनिस्ट पार्टी के तौर पे बन गई, सॉरी सोशलिस्ट पार्टी के तौर पे ये बन जाती है। जो हमारी ये पार्टी है ये सोशलिस्ट पार्टी के तौर पे बन जाती है। कब? 1948 में। वैसे बनी कब थी? 1934 में। सर 1948 में वैसे बन जाती है, 1934 में से कंफ्यूज ना करो। इसका कहने का मतलब है ये बनी थी ना, तब नाम था इसका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, और ये कांग्रेस के अंदर ही बनी थी। बाद में कांग्रेस ने कह दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं करना, हमारा जो मेंबर बन गया वो किसी दूसरी पार्टी का मेंबर नहीं होना चाहिए, यानी कि ड्यूल मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए। तब इसने अलग से पार्टी बनाई, और तब से बाद में इसका रोल भी थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि जो इसकी आइडियोलॉजी थी वो कांग्रेस भी अपने अंदर लेके आ गई थी। कांग्रेस तेज बहुत थी, इसलिए कहते हैं ना डिफरेंट फैक्शन का ग्रुप थी, तभी तो कांग्रेस लगातार 3 इलेक्शन में जीत के गई थी ना।
अब बात कर लेते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की, तो 1925 में फाउंड हुई थी। वैसे इसकी मतलब जो बाहर इसको अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो 1920 में ही हो गया था, लेकिन इंडिया में 1925 में इसको फाउंड करा गया था। एम एन रॉय इसके मेन लीडर थे, इसके अलावा अबानी मुखर्जी भी इसके लीडर थे, तो ये नाम याद रखना है। अब बात करते हैं आगे कि दीज पार्टीज बिलीव्ड इन आइडियोलॉजी ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। कौन सी? सोशलिस्ट पार्टी बिलीव करती थी। दिस पार्टी बिलीव्ड इन कम्युनिज्म। कम्युनिज्म पे कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी बिलीव करती थी। एक डिफरेंस हो गया। दूसरा, जो सोशलिस्ट पार्टी है वो क्रिटिसाइज करती थी कैपिटलिज्म ऑर्डर का एंड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्टिक स्टेट, और ये डिमांड करती थी कि एक सोशलिस्टिक स्टेट बनना चाहिए, कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए। इसी बेस पे ये कांग्रेस की कमी भी निकालती थी। कम्युनिस्ट पार्टी मेनली क्या करती थी, वो प्राइमरी सेकुलर मॉडर्न एंड ऑल्सो ऑथोरिटेरियन भी थी, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी प्रॉपर कहती थी गवर्नमेंट का रूल होना चाहिए। सेम कहां की पार्टी सर? वही सोवियत यूनियन वाली पार्टी, जहां से चाइना के अंदर भी गई है, इंडिया के अंदर भी आई है। वो ये कहती है कि कंप्लीट गवर्नमेंट का रूल होना चाहिए, गवर्नमेंट के अंदर सब कुछ होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं ना, थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन रूल वाली ये ज्यादा थी। सोशलिस्ट पार्टी ये चाहती थी कि पूरी दुनिया के अंदर, मतलब पूरी दुनिया के अंदर कहने का मतलब है अपनी इंडिया के अंदर, कहते एग्लिटेरियन सोसाइटी बननी चाहिए, जबकि कहते ऐसी सोसाइटी का काम नहीं करवा रही कांग्रेस कहते। और कम्युनिस्ट पार्टी ये कह रही थी कि भाई सेम वही बात तो यही कर रही थी कि भाई चेंज लेके आना चाहिए इसे कांग्रेस के अंदर, लेकिन ये है ना थोड़ा अग्रेसिव मैनर में कहती थी। अग्रेसिव मैनर का मतलब कि वायलेंस वगैरह होना चाहिए, सिंपल सी बात है। कम्युनिस्ट पार्टी कह रही है कि गवर्नमेंट का रूल होना चाहिए, कांग्रेस के अंदर जो कैपिटलिज्म की विचारधारा है उसको खत्म किया जाना चाहिए। तो ये था कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी में डिफरेंशिएट, आपको ध्यान रखना है। सोशलिस्ट पार्टी फेवर करती है, क्रिटिसाइज करती है कैपिटलिज्म को, वो फेवर करती है सोशलिस्टिक मैनर के स्टेट को, वो बात करती है एग्लिटेरियन सोसाइटी की, वो बात करती है कि एग्लिटेरियन नेचर होना चाहिए कांग्रेस का। लेकिन वही कम्युनिस्ट पार्टी है वो कम्युनिज्म की बात करती है, और वो बात करती है कि भाई टोटल अथॉरिटेरियन स्टेट बनना चाहिए, इनकी गवर्नमेंट का रूल होना चाहिए, और कांग्रेस का जो ये नेचर है इसको रेडिकल मैनर में चेंज करना चाहिए, मतलब अग्रेसिव मैनर में इसको चेंज करो, एकदम प्रॉपर गवर्नमेंट का रूल लेके आओ। आगे बात करते हैं भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी में। तो भारतीय जनसंघ कब बनी? 1951 के अंदर बनी थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके मेन फाउंडिंग लीडर थे, इसके अलावा बलराज मोदक, दीनदयाल उपाध्याय जी भी ये लीडर थे। स्वतंत्र पार्टी जो बनाएगी वो 1959 के अंदर बनाएगी, और सी राजगोपालचारी इसके फाउंडिंग मेंबर थे मेन। अब बात करते हैं कि जनसंघ है वो क्या काम करता है, तो वो डिमांड करता है, उसकी आइडियोलॉजी है वन कल्चर, वन कंट्री, वन नेशन, इस तरह की विचारधारा रखता था। और जो हमारी दूसरी स्वतंत्र पार्टी है वो डिमांड करती है कि फ्री इकोनॉमी होनी चाहिए, गवर्नमेंट का कम से कम इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। मतलब इसके सारे के सारे लीडर थे ना वो थोड़े से रिच टाइप के थे, किसके? स्वतंत्र पार्टी के। तो वो कहती थी कि भाई गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए इतना ज्यादा, मतलब एक तरह से कम्युनिस्ट के और सोशलिस्ट ऑर्डर के ये थोड़ी सी अपोज कर रही थी, ठीक है। और जो हमारी भारतीय जनसंघ है वो डिमांड कर रही थी कि भाई इंडिया और पाकिस्तान को मिला के एक ही कंट्री बनानी चाहिए, अखंड भारत की। जबकि ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी ये कह रही थी इट वाज क्रिटिकल टू पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड फेवर टू हैव क्लोज रिलेशन विद द यूएसए, यानी कि ये कह रही थी हमें यूएसए के क्लोज जाना चाहिए, क्योंकि जो स्वतंत्र पार्टी है ना इसकी आइडियोलॉजी क्या है कि फ्री करो इकोनॉमी को, गवर्नमेंट का इंटरफेयर कम करो, और जो यूएसए उसकी आइडियोलॉजी है भी कैसे? कैपिटलिस्ट, यानी कि जहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर कम होता है, तो यही ये चाहते थे। और जनसंघ है वो कह रही थी कि न्यूक्लियर वेपन इंडिया को बनाने चाहिए भाई, ठीक है, क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई इंडिया को भी नीड पड़ेगी आगे, स्ट्रॉन्ग फेवर कर रहे थे ये। और इन्होंने हालांकि हिंदी के लिए भी बोला था कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। और जो हमारी ये है स्वतंत्र पार्टी, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि दिस पार्टी क्रिटिसाइज सेंट्रलाइज प्लानिंग नेशनल सिस्टम को गलत माना, क्योंकि इन्होंने सिंपल सी बात है जो प्लानिंग सिस्टम हमने लिया था वो कहां से लिया था? यूएसए से लिया था, जो 5 ईयर के प्लान, यूएसए से क्या? यूएसएसआर से। जबकि ये कह रहे थे कि यूएसए की जो आइडियोलॉजी है उसके फेवर में हमें होना चाहिए। तो ये है स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ में डिफरेंस। आई होप ये सारी बातें समझ में आएगी। नए क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन है व्हाट डिस्टिंग्विश्ड, यानी कि डिफरेंस क्या है डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन इंडिया फ्रॉम अदर एग्जांपल ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस इन अदर कंट्री। कि भी दूसरी कंट्री में एक ही पार्टी के डोमिनेंस होना और अपनी कंट्री में एक ही पार्टी कांग्रेस ने लगातार डोमिनेंस करा, इसमें क्या डिफरेंस है? भाई डिफरेंस है, क्योंकि कहा जाता है कि इंडिया के अंदर वन पार्टी डोमिनेंस करा, क्यों करा? मल्टी पार्टी सिस्टम होने के बावजूद करा। इंडिया में कहीं ऐसा नहीं है कि वन पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी कंट्री के अंदर वन पार्टी ने रूल इसलिए करा क्योंकि वहां पे लिखा ही कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि वन पार्टी ही रूल करेगी, या वहां वन पार्टी सिस्टम है जैसे चाइना के अंदर है। लेकिन इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम होने के बावजूद करा, एक डिफरेंस ये आ गया। दूसरा कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी मैनर में डोमिनेंस करा था कांग्रेस ने, यानी कि इलेक्शन हुए तो वो फ्री और फेयर इलेक्शन हुए थे। इवन डिफीट होने वाली, लूज होने वाली पार्टी ने भी एक्सेप्ट करा था भी कांग्रेस की जीत हुई है ना, वो कहीं ना कहीं उसकी खुद की काबिलियत के दम पे हुई है। जबकि बाकी कंट्रीज में ऐसा नहीं था। बाकी कंट्रीज में ऐसा था कि अगर कोई एक पार्टी लगातार जीत के आ रही है ना, तो उसने इलेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ माल प्रैक्टिसेस वगैरह करे हैं, कुछ ना कुछ गफला दफला करा है। जबकि ऐसा हमारे नहीं हुआ है, ऐसा हमारे यहां ऐसा नहीं हुआ है।
कुछ कंट्रीज में एग्जांपल भी दिए हुए हैं कि इन इंडिया देयर वाज नो मिलिट्री इंटरफेरेंस, इंडिया में कोई मिलिट्री इंटरफेयर नहीं हुआ था क्या? कभी नहीं हुआ। जबकि कहते हैं म्यांमार और इजिप्ट में ऐसा हुआ था जब एक पार्टी ने रूल किया था, ठीक है। और कहते हैं कुछ कंट्री ऐसी है जहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम ही नहीं होता, जैसे इंडिया में तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, जबकि चाइना और रशिया में पार्टी एक ही थी, तो डोमिनेंस तो वो करेगी ना। इसीलिए कहते हैं इंडिया के अंदर ये था। इंडिया में कहते जीतने का सिर्फ एक ही रीजन था, फ्री फेयर इलेक्शन था, लेकिन कांग्रेस की पॉपुलैरिटी थी भी, लोग उसे जानते थे क्योंकि उसके लीडर क्या थे? नेशनल इंडिपेंडेंस की मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रखे थे सारे के सारे नेताओं ने ना, ज्यादातर नेताओं ने, है ना। तो ऐसी बात है। अब बात करते हैं कि भाई वोटिंग मेथड कैसे चेंज हुआ था इंडिया में 1952 के बाद से। तो पढ़ लेते हैं इसको। कहते पहले फर्स्ट इलेक्शन जनरल इलेक्शन हुआ, उसके अंदर बॉक्स रखा गया था, ईच पोलिंग बूथ फॉर ईच कैंडिडेट, मतलब हर एक कैंडिडेट के लिए एक बॉक्स रखा गया था। सिस्टम था ना कि उस बॉक्स के अंदर आपको उसकी एक ब्लैंक बैलेट यानी कि एक पेपर है आपको, और वो उस बॉक्स के अंदर डालना है किसी कैंडिडेट को, बस उन्हीं को काउंट करके देख लिया जाएगा कि इसके बॉक्स में कितनी जो पर्ची है वो डली है, वो जीता हुआ माना जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर फर्स्ट 2 इलेक्शन दिस मेथड वो चेंज, नाउ बैलेट पेपर कैरीड द नेम्स एंड सिंबल, बाद में नेम्स और सिंबल आगे कैंडिडेट के, यानी कि निशान वगैरह आने लगे ना, कि किसी का हाथी का निशान, किसी का कुल्हाड़ी का निशान, उसके ऊपर स्टैंप लगाओ और एक ही बॉक्स रखा जाता था, उसके अंदर डालो। फिर उसमें से चाहे किसी दूसरे के मान लो मतलब एक व्यक्ति ने किसी और को वोट दिए, एक ने और को दिए, तो काउंटिंग कैसी होगी? स्टैंप जिसके ऊपर लगी है, कुल्हाड़ी के वाले के ऊपर लगी है तो कुल्हाड़ी वाले की काउंटिंग कर ली जाएगी, कुल्हाड़ी वाले को इतने ने वोट दिए, इस बंदे का नाम ये है, हाथी वाले को इतनों ने वोट दिए, इसका नाम ये, तो इस तरह से जीत माना जाएगा। फिर बाद में तो आपको पता है 1990 के बाद में हमारे ईवीएम मशीन आ गई थी, और 2004 में तो इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है जिसको ईवीएम मशीन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये इंट्रोड्यूस प्रॉपर तरीके से पूरे देश में फैल गई थी। तो ये हमारे इलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा चेंज है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरी तरफ से क्वेश्चन, बस ठीक है थोड़ा सा माइंड में रखना अपने। डिफरेंशिएट बिटवीन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड 5 ईयर प्लान, भाई पहला 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान में डिफरेंशिएट था, तो सिंपल सी बात, कुछ भी नहीं रटना। भी शुरुआत में देश हमारा आजाद हुआ, तो आजाद होने के बाद क्या तुरंत हम इंडस्ट्री बनाने लग जाएंगे क्या? नहीं, पहले खेती पे काम करेंगे ना, भी पहले खेती तो बढ़ाएं, क्योंकि हमारी मतलब इकोनॉमी तो वो एकदम तबाह करके चले गए थे अंग्रेज लोग। तो सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर हमने एग्रीकल्चर के ऊपर प्रयास करा कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उस पर हम ग्रोथ करें। और इस जो ये मॉडल था, ये किसके ऊपर मॉडल था? हेराल्ड डोमर मॉडल इसको कहा जाता है। इसमें यह प्रयास करा गया कि हमें लैंड रिफॉर्म करनी है, रूरल एरियाज को डेवलपमेंट करना है, हमें स्लो ग्रोथ करनी है, क्योंकि कहीं अगर फास्ट ग्रोथ करने के चक्कर में करप्शन ना आ जाए देश के अंदर, डर लग रहा था। और साथ ही साथ में कि अभी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा, उस टाइम में पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही थी ना खेती के ऊपर, तो प्रयास करा गया था कि पहले खेती को मजबूत करो, एग्रीकल्चर को मजबूत करो, इरिगेशन फैसिलिटी लेके आओ, डैम वगैरह बनाओ। तो वो प्रयास करा गया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए, डैम वगैरह बनाए गए ना। सेकेंड 5 ईयर प्लान, अच्छा पहले 5 ईयर प्लान के जो इकोनॉमिस्ट थे उनका नाम क्या था? के.एन. राज था, याद रखना है आपको। और सेकेंड 5 ईयर प्लान जब आया उसको महल नोबिस प्लान भी बोलते हैं, क्योंकि उसके इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम भी था पीसी महल नोबिस, उनके बेस पे बनाया गया था। सेकेंड 5 ईयर प्लान में कहा गया कि अब हमें फास्ट ग्रोथ करनी है, अब हमें क्विक स्ट्रक्चरल चेंज करना है, अब हमें हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे प्रयास करना है, यानी कि सेकेंड के ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर प्रयास करा गया कि अब हमें क्या करना है? स्टीडी से पार नहीं पड़ेगी, अब हमें फास्ट ग्रोथ करना है। अगर हमें पॉवर्टी को एलिवेट करना है, पॉवर्टी को खत्म करना है, तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना होगा। तो इसमें हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर बल दिया गया। तो ये था डिफरेंस दोनों के ऊपर। नया क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन एनी 2 मेरिट्स एंड 2 डीमेरिट्स ईच ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के मेरिट और डीमेरिट, तो भाई पहले तो मेरिट की बात कर लेते हैं। 1965 के आसपास इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन को। ग्रीन रेवोल्यूशन था क्या? HYV सीड्स जिसमें दिए गए, जिसमें हाइब्रिड यानी कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स दिए गए, जिनमें कहा गया कि ये बीजों की ये खास बात है कि इन बीजों को आप जहां पे लगाओगे, मतलब जो भी फसल आप लगा रहे हो, बेसिकली वो व्हीट और राइस में ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था ये, कहते ये लगाओगे, इसके एक ही प्लांट के आपको जो फलियां लगती है उसको क्या बोलते हैं भाई? लेग्यूम बोलते हैं क्या? कि वो जो लगेगी ना वो ज्यादा लगेगी और उसमें बनने वाले बीज की भी मात्रा ज्यादा होगी, तो पैदावार अपने आप ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन इसके लिए ये होगा कि इरिगेशन फैसिलिटी ज्यादा चाहिए, इसके लिए केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड सब कुछ ज्यादा चाहिए। यानी कि जो हमारे स्टेट डेवलप्ड है ना इरिगेशन फैसिलिटी में, उन्हीं में ये इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो इससे बेनिफिट तो ये मिला कि सिंपल सी बात है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के इंट्रोड्यूस करवाने से हमारा प्रोडक्शन एनलार्ज हो गया। हमारी जो 3 स्टेट है पर्टिकुलर, आप नाम भी लिख सकते हो कि उनके अंदर ये आया, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और जो
पंजाब का एरिया यहां पे आया, तो इनके आने से हमारा ये जो स्टेट है ये प्रोस्पेर हो गए, इनके अंदर प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, तो हमारे को बाहर से इंपोर्ट करने की नीड नहीं पड़ेगी अब, ठीक है, ये बेनिफिट हुआ हमें। लेकिन लॉस इससे कहीं मतलब हम सेल्फ रिलेंट बन गए थे हम, तो ये बेनिफिट हुआ। लेकिन लॉस ये हुआ कि इससे एक तो सिर्फ व्हीट और राइस पे ज्यादा बेनिफिट हुआ, खासतौर से व्हीट पे ज्यादा बेनिफिट हुआ, लेकिन इससे जो स्मॉल फार्मर थे उनको नुकसान हुआ था, क्योंकि जो छोटे फार्मर है वो इनको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और छोटे फार्मर है, पहली बात तो इतने महंगे महंगे बीज आएंगे, पेस्टिसाइड आएगी, इंसेक्टिसाइड आएगी, ये खरीद लेंगे और उनको इरिगेशन फैसिलिटी प्रॉपर नहीं मिली तो उनकी फसल चौपट और चौपट होगी, तो वो कर्जे में डूब जाएंगे। ये थोड़ा सा एक तरह से स्टेट के बीच में ना डिस्पैरिटी बढ़ गई थी कि कुछ स्टेट तो डेवलप हो गए थे, कुछ कमजोर रह गए थे, और जो रिच फार्मर थे या मिडिल क्लास के फार्मर थे वो तो इमर्ज हो गए थे। जो लोअर क्लास के फार्मर बोलते हैं, जिनको अपने बोलते हैं मार्जिनल, जिनके पास लैंड होल्डिंग होती है, उनको इसमें घाटा लगा था। तो ये इनकी कमी है। आपके सामने इसमें कुछ एक लिखा हुआ है कि कौन कौन सी क्रॉप्स में इनका बेनिफिट हुआ था और इकोनॉमी एक तरह से डिवाइड हो गई थी, वो सारे पॉइंट अच्छे से लिखे हुए, आप चाहो तो यहां से पढ़ लेना। बाकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, आप मेरे को मतलब मैं लिंक दूंगा कि ये मेरे व्हाट्सएप के नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से कांटेक्ट करके पीडीएफ ले सकते हो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हो। चलो आगे बात करते हैं, व्हाट वाज द तिब्बत इशू, कि तिब्बत इशू क्या है, हाउ डिड इट कॉज टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। कहते हैं इंडिया एंड चाइना के बीच में इसने टेंशन कैसे बता दी भाई। तिब्बत इशू क्या था, वैसे मैंने थोड़ा सा तो ना अभी मैंने एक वीडियो आपके लिए बना चुका हूं ऑलरेडी, और वो वीडियो क्या है जिसमें वर्ल्ड पॉलिटिक्स को मैंने बताया, और मैंने कहा था कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया था कि इंडिया और चाइना का रिलेशन कैसा रहा है 1947 से 1962 के बीच में, तो उसमें मैंने कुछ हद तक आपको समझा दिया था। लेकिन फिर भी यहां पर अपने पढ़ लेते हैं भाई। तिब्बत इशू यही था कि तिब्बत ने ना 1952 के अंदर चाइना ने तिब्बत को टेक ओवर कर लिया, मतलब उसको एनेक्स्ट कर लिया, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। इसके ऊपर कब्जा करने के बाद क्या हुआ कि भाई जो वहां के जो दलाई लामा थे, जिनको स्पिरिचुअल लीडर के तौर पे अपने जानते हैं, वो इंडिया के अंदर आते हैं 1959 में, और अपने साथ अपने फॉलोअर को और ले आते हैं। वो कहते हैं भाई हमें तो रिफ्यूजी दे दो, क्योंकि हमारे जो कल्चर है उसको दबाया जा रहा है, हमारे ऊपर प्रॉपर चाइना का डोमिनेंस हो रहा है, ठीक है, तो हम वहां नहीं रह रहे। तो वो यहां पे आ जाते हैं इंडिया के अंदर। इंडिया वाले उनको क्या दे देते हैं, असाइलम दे देते हैं। भाई हम तो मानते ही शरणार्थी का घर है ना, तो हमने उनको असाइलम दे दिया। देते ही चाइना को आया गुस्सा। चाइना ने सोचा कि भाई ये तो तुम है ना हमारे इंटरनल मामले में इंटरफेयर कर रहे हो, और ऐसा कह के चाइना ने 1962 में हमारे ऊपर अटैक कर दिया, तो इसीलिए हमारे साथ रिलेशन खराब हो गया। तो ये सारी बातें यहां पे लिखी हुई है, ठीक है। इसमें एक ईयर और दिया 1952 वाला, उसमें दिया है कि जो चाइना, तिब्बत ने चाइना के अगेंस्ट में जो आर्म्ड अपराइजिंग करा, मतलब उनके विरुद्ध हथियार वगैरह उठाए, वो 1958 में उठाए। तब उनको लगा कि मेरे रिलेशन ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, उनकी पार नहीं पड़ रही, तो 1959 में वो इंडिया में आ गए थे। एक्सप्लेन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश एंड पाकिस्तान एंड इंडिया, सारा ही बता दिया। देखो कहते इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कोई 2 पॉइंट वो बताओ जिनके जो कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट है वो अपने को शेयर करने हैं। तो चलो जरूर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, कहते इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कोऑपरेशन के। तो कहते इकोनॉमिक रिलेशन है वो पिछले कुछ 10 सालों में कहते अच्छे हुए हैं। ये पुरानी बुक है तो उसके हिसाब से 10 बताया गया, आपके एनसीईआरटी में तो मैंने सेम वो बताया। और इसके अलावा कहते बांग्लादेश है वो इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है। जी हाँ, लुक ईस्ट पॉलिसी इंडिया की वही है कि जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है उनके साथ इंडिया अच्छे से ट्रेड करे, ईस्ट एशिया नेशन है उनके साथ अच्छे से ट्रेड करे, उनके साथ रिलेशन अच्छा से बनाए, ताकि चाइना की जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है ना उसको थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा कहते हैं दोनों कंट्रीज मिलकर कोऑपरेशन कर रहे हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके, एनवायरनमेंट को लेके, और कॉमन जो थ्रेट्स है उनको लेके। अब दोनों के बीच में प्रॉब्लम किसको लेके है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के वाटर को शेयरिंग को लेके, यहां पे डिस्प्यूट है दोनों के बीच में। और दूसरा क्या है, इंडिया उनके इलीगल जो माइग्रेशन करते हैं बांग्लादेश, जिनको रोहिंग्यास बोला जाता है, उनसे इंडिया की गवर्नमेंट खुश नहीं है। और इवन जो उनकी बांग्लादेश की गवर्नमेंट है वो डिनाई और करती है, वो कहती है कि नहीं भाई हमारे लोग तो कोई आपके यहां माइग्रेट नहीं कर रहे। तो ये प्रॉब्लम है। और इवन इंडिया की जब ट्रूप्स ने उनसे रास्ता मांगा जाने का तो मना कर दिया, कहते ना भाई इंडिया की ट्रूप्स ने रास्ता क्यों मांगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाने के लिए, बांग्लादेश बीच में पड़ता है ना, वेस्ट बंगाल के पास में है, तो इसीलिए तो इन्होंने डिनाई कर दिया। जब हम यहां से नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट कर रहे थे म्यांमार में तो भी इन्होंने रास्ता नहीं दिया। तो ये कुछ एक डिस्प्यूटेड एरियाज है इनके बीच में ना, डिस्प्यूटेड पॉइंट है। अब इंडिया और पाकिस्तान में तो आप बथेरे बता सकते हो यार, डिस्प्यूट, इतने डिस्प्यूट ही डिस्प्यूट है क्या।
कश्मीर इशू है, जिसको लेके कितनी बार लड़ाई हुई है, 1947 48 में लड़ाई, 1965 के अंदर हुई, तब भी ये मुद्दा कोई नहीं सुलझा। उसके बाद 1971 में जब हमने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया तब भी ये वैसा ही रहा। उसके बाद कारगिल वॉर हुआ था तब भी ये वैसा ही रहा। तो आज तक भी ये लगभग वैसे ही है। लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट ने, जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने 2019 के अंदर क्या करा था, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा के उसको अपना पार्ट प्रॉपर तरीके से बना के उसको यूनियन टेरिटरी बना दी है। तो ये थोड़ा चेंज हुआ, लेकिन कश्मीर इशू हमारा वैसा ही रहा है, अभी तक चल रहा है। इसके अलावा क्या है, तो सियाचिन ग्लेशियर है, उसके एक्विजिशन को लेकर लड़ाई रहती है, ठीक है। और फिर इंडिया ने, जब आपको पता है न्यूक्लियर टेस्ट करा था, पहला न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने वैसे 1974 में करा था, लेकिन जैसे ही इंडिया ने दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट अपना 1998 में करा पोखरण के अंदर, तो पाकिस्तान ने भी छग्गाई हिल के ऊपर कर लिया। और इसको हेल्प किसने करी थी? चाइना ने। इसके अलावा क्या है, क्योंकि दोनों के बीच में टेंशन है ना ये, कि इंडिया ज्यादा वेपन ना बना ले, न्यूक्लियर वेपन हमें भी तो बनाने हैं, वही यूएसए और यूएसएसआर वाला सीन यहां भी रहता है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया की गवर्नमेंट ये भी ब्लेम करती है पाकिस्तान पे, और करना भी जायज है, कि जब भी कश्मीर के अंदर मिलिटेंट ग्रुप अराइज होते हैं तो उनको आर्म्स, वेपन, मनी सब कुछ यही सप्लाई करते हैं। और इवन जो भी हमारा खालिस्तान ग्रुप इमर्ज हुआ था 1985 के आसपास, तो उनको भी इन्होंने एम्यूनिशन वगैरह यानी कि वेपन्स वगैरह सारे कुछ सप्लाई इन्होंने करे थे। तो ये भी पंगा है इनके बीच में, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत से कॉन्फ्लिक्ट है, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट था इंडस वाटर के रिवर को लेके, इंडस वाटर के पानी को लेके ना, वाटर को लेके हो ही गया। तो इसकी शेयरिंग को लेके डिस्प्यूट था, लेकिन इसको 1960 में आपको पता है वर्ल्ड बैंक के नेगोशिएशन करके सुलझा दिया गया। इसके अलावा सर क्रीक लाइन है, जो रन ऑफ कच्छ गुजरात के एरिया में पड़ती है, इसके एक्विजिशन को लेकर भी दोनों के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू इंडिया क्या कहती है कि पाकिस्तान की जो स्पाई एजेंसी है, जिसका नाम ISI है, वो इंडिया के अंदर बहुत सारे एंटी इंडियन कैंपेन चलाती है सीक्रेटली, और वो बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते से ऐसा काम कर रही है। तो ये कुछ एक डिस्प्यूटेड एरियाज है इनके बीच में। अब बात करते हैं हाईलाइट द डेवलपमेंट इन इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी बोला जाए, इंडिया की न्यूक्लियर प्रोग्राम बोली जाए, ठीक है, एक ही बात है। तो क्या है भी, सबसे पहली बात तो इंडिया ने NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को और CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, इन दोनों पे साइन नहीं करा। ये दोनों टेस्ट क्या कहते हैं? अभी सिंपल सी बात है, एक तो ये कहता है कि आप अब न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाओगे, ना ही दूसरी कंट्री से आप खरीदोगे, और एक कहता है कि आप न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट नहीं करोगे। तो बात तो एक ही है ना, कि न्यूक्लियर वेपन आपको ना बनाना ना टेस्ट करना। तो इंडिया ने इसको डिस्क्रिमिनेटरी मानते हुए इस पे साइन नहीं करा, क्योंकि तब तक इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाए थे। तो इंडिया ने कहा कि भाई हर एक कंट्री का राइट है अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप की सिक्योरिटी को मजबूत करना। आप सारी कंट्री ने तो बना ली अच्छे से, आप सारी की सारी जो कंट्री हो वो न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज हो, तो हम इस पे साइन नहीं करेंगे। तो ये अच्छा पॉइंट है इंडिया का, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इंडिया ने न्यूक्लियर पॉलिसी अपनी बनाई है, क्योंकि इंडिया चाहता है कि न्यूक्लियर कैपेबल बने। तो उन्होंने पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में करा और दूसरा 1998 में करा, तो मिलिट्री पर्पज को मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसके अलावा इंडिया ने कहते हैं अपनी पॉलिसी साफ ये जाहिर कर दी थी जब 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट करा था, कि नो फर्स्ट यूज, कि हम पहले यूज नहीं करेंगे साहब, हमारे ऊपर सैंक्शन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। तब यूएसए ने हमारे ऊपर सैंक्शन वगैरह लगा दिए थे, मतलब ट्रेड वगैरह नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ यूएसए ने कर दिया था। लेकिन बाद में वो हटा भी दिए गए थे। और क्या हुआ था भाई, और क्या है, और इंडिया हमेशा यही चाहती है कि ग्लोबल लेवल पे हमें कभी भी किसी भी कंट्री के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, और ना ही हमें मतलब प्रयास तो यही करना है कि डिसआर्मामेंट की पॉलिसी को लीड करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेपन नहीं बनाने। लेकिन इंडिया हमेशा यही प्रयास करता है कि जो वेपन है वो उनको मिलिट्री पर्पज के लिए यूज ना किया जाए, वो अपनी रक्षा करने के लिए, टेररिज्म के अगेंस्ट उठाने के लिए ही यूज करता है। तो ये है इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये लिखोगे आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय इंडिया इन मेंटेनिंग अफ्रो एशियन यूनिटी। भी अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट की यूनिटी को बनाने के लिए इंडिया ने क्या करा, आपको पता है 1947 में जैसे ही अपने को इंडिपेंडेंस मिलती है ना, तो उसी टाइम से या इससे पहले भी इवन प्रयास हो चुका था कि अफ्रीका और एशिया दो कॉन्टिनेंट ऐसे हैं जिन पे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज ने रूल कर रखा है, चाहे ब्रिटेन ने करा हो, चाहे बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने करा हो। तो ये जो क्लोनाइज कंट्री है जो इंडिपेंडेंट हो रही है, ये सारी की सारी अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज है, तो इनको एक करके रखेंगे, इनका एक ही एसोसिएशन बनाएंगे ताकि मिलकर काम करें, जिसके लिए नाम भी बनाया गया। तो इसमें क्या क्या प्रयास करे गए हैं, तो एक तो देखो क्या किया नेहरू ने, कहते नेहरू जी जो थे हमारे पहले पीएम, उन्होंने कहते पूरा प्रयास करा है इन दोनों के बीच में अच्छे से क्या हो कोऑपरेशन वगैरह बनाने के लिए। इसमें सबसे पहला बताया गया एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस करा गया था मार्च 1947 में, जो 5 महीने पहले इंडिपेंडेंस मिलने से पहले किया गया था। मतलब इस मीटिंग को लीड करा गया, इसका मकसद भी यही था कहीं ना कहीं कि एशिया की जितनी भी कंट्रीज है उनको जोड़ा जाए।
और क्या है, इंडिया ने कहते पूरा प्रयास करा था शुरुआत से ही क्या कि इंडोनेशिया को डच कॉलोनी से फ्रीडम दिलवाने के लिए, यानी कि यहां पे इंडिया ने मदद करी थी उसको कि डच वालों तुम छोड़ के जाओ इंडोनेशिया को, तो उसके अंदर इंडिया ने हमेशा इसकी फेवर करी थी। ठीक है, और आगे बात करें तो इसके अलावा यह भी है कि इंडिया ने हमेशा इसको भी अपोज करा था। किसको सर? इंडिया ने अपोज करा था जब कोल्ड वॉर चल रहा था ना, तो दो ग्रुप में बंटे हुए थे पूरी दुनिया, एक यूएसएसआर और एक यूएसए में। तो इन दोनों को अपोज करके इंडिया ने कहा कि अगर हम एशिया और अफ्रीका के न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ने इनको ज्वाइन कर लिया तो अल्टीमेटली और इनडायरेक्टली हम इसी के गुलाम बन जाएंगे। इससे तो अच्छा है हमें कोल्ड वॉर को कम भी करने में मदद मिलेगी और हमें अपना डिसीजन खुद का फ्रीली ले सकते हैं। इसलिए नाम भी बनाया गया था, आपको याद ही होगा, है ना। इसके लिए बैंडंग कॉन्फ्रेंस हुई थी 1955 में और उसी के बेस पे नाम बनाया गया। तो नाम की अगर पहली मीटिंग पूछे तो पहले वैसे आप मीटिंग 1961 ही बताओगे, अगर कहीं ऑप्शन में 1961 दिया ऑप्शन में पूछ लिया जाए तो, क्योंकि पहली मीटिंग उसकी वहीं हुई थी बेलग्रेड में। लेकिन नाम को बनाने की जो मीटिंग हुई थी वो बैंडंग कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो इसलिए कहते हैं ये पूरा प्रयास, ये सारा प्रयास है कि भी एफ्रो एशियन यूनिटी के लिए क्या प्रयास किया गया। सबसे पहले लिखोगे कि इसमें नेहरू जी का रोल है, वो इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने अफ्रीका और एशिया की यूनिटी के लिए क्या करा है, पूरा प्रयास करा है। फिर आगे ये बातें सारी बताना आप शुरू कर दोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ठीक है, ये देखो सारी बातें लिखी हुई है नीचे। और व्हाट फैक्टर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइवल ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन 1971, कि कौन से फैक्टर जिम्मेदार थे कि 1971 में कांग्रेस का रिवाइवल हुआ। भाई सबसे अच्छी बात तो ये, सबसे पहला फैक्टर तो ये आप लिख सकते हो कि इसमें इंदिरा गांधी जी के पास पॉजिटिव स्लोगन था। इंदिरा गांधी के पास क्या था? पॉजिटिव स्लोगन था, वो था रिमूव पॉवर्टी। उन्होंने रिमूव पॉवर्टी का स्लोगन दिया। उन्होंने कहा कि प्राइवेट पर्स को अबॉलिश किया जाएगा, ऐसा स्लोगन दिया। तो इन स्लोगन से क्या हुआ, लोग अट्रैक्ट हुए कि भाई प्राइवेट पर्स को हटाया जाएगा, रिमूव पॉवर्टी करी जाएगी। तो जो वोमेन थे, जो जिनको अनटचेबल बेसिकली बोलते हैं, जो पुअर थे, जो लैंड लेस लेबर लोग थे, इनसे काफी ज्यादा सपोर्ट मिली। जो अनएम्प्लॉयड वर्कर थे, अनएम्प्लॉयड मतलब जो भी इंसान थे, बंदे थे, उन्होंने काफी इनको सपोर्ट करा। तो से ये मेन रीजन था। और जो ग्रैंड अलायंस बना था उसके पास कोई मतलब एजेंडा नहीं था, कोई मोटिव नहीं था, उसने खाली स्लोगन दिया था इंदिरा हटाओ। तो ये कुछ एक मेन इंसिडेंट थे, मेन रीजन थे जिसके कारण ऐसा कुछ हुआ। आगे अपने कुछ और पढ़ लेते हैं। देखो क्या कि कांग्रेस आर यानी कि अंडर इंदिरा गांधी, आपको पता है कांग्रेस आर क्यों लिखा है यहां पे, क्योंकि कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी 1969 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद से। कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में कांग्रेस आर वाली है इंदिरा गांधी की, कांग्रेस ओ है जिसको सिंडिकेट या ओल्ड कांग्रेस कहते हैं उनकी, है ना। तो कहते हैं कि कांग्रेस आर थी इंदिरा गांधी के अंडर में, उनके पास एक एजेंडा था, एक इशू था क्या कि पॉजिटिव स्लोगन था उनके पास, ठीक है, जबकि ओपोनेंट के पास ऐसा नहीं था। और आगे लिखा है कि इंदिरा गांधी ने स्लोगन दिया गरीबी हटाओ का, और इससे क्या हुआ, जो दलित थे, जो वोमेन थे, जो अनएम्प्लॉयड यूथ थे, वो सारे के सारे मोटिवेट हुए कि भाई हमें रोजगार मिलेगा। ये अनएम्प्लॉयड बाय यूथ लिखा है ना, ये गलत लिखा गया, थोड़ा सा बाय लिख दिया ये थोड़ा सा देख लेना। एक्सेप्ट इट शी, और इसने और किस पे ध्यान दिया, इसने कहते फोकस करा मेन कहते ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर के ऊपर। इसने ये भी उसी टाइम में अनाउंस कर दिया था कि हमें क्या करना है, भी जो लैंड है रिफॉर्म करा जाएगा। आपको पता है उसी टाइम के आसपास थोड़ा सा पहले इन्होंने 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन भी करा था। इन्होंने इसके साथ साथ में क्या करा था कि अर्बन जो प्रॉपर्टी है उनको भी, जो जिसको बोलते हैं सील वगैरह करना, वो करा था। और लैंड रिफॉर्म भी अच्छे से काम करा था। एक इन्होंने आपको पता है फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन का काम इन्होंने करा था। तो ऐसे इन्होंने कई सारे जो मतलब काम करे थे ना, वो लोगों के वेलफेयर के लिए कर दिए थे, उनकी पॉलिसी लगाई थी। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा था कि यार इसने कई सारे काम ऐसे करे इंदिरा गांधी ने, ऊपर से इसने जो एजेंडा है वो भी इनका अच्छा है, पॉजिटिव स्लोगन है रिमूव पॉवर्टी का, जबकि जो ग्रैंड अलायंस है उनके पास कोई मोटो ही नहीं है, रिमूव इंदिरा खाली है, तो इसीलिए वो हारे, है ना। तो ये सारी कुछ है, आगे इसमें सारी बातें लिखी हुई है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर के ग्रोथ पे इन्होंने ध्यान दिया, ये आप लिख सकते हो। इन्होंने इंपोजिशन करा, सीलिंग ऑन रूल, लैंड होल्डिंग और अर्बन प्रॉपर्टी को, ठीक है, किसके लिए, डिस्पैरिटी को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी टू एडवांटेज एंड टू डिसएडवांटेज ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट इन इंडिया। भाई एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पढ़ लेते हैं। पहले जानते हैं कोलिशन गवर्नमेंट होती क्या है। भाई ऐसी गवर्नमेंट जो मतलब किसी एक पार्टी के द्वारा ना बनाई जाए, कई सारी पार्टी मिलकर बनाई। मतलब सिंपल सी बात है, अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वन अ सिंगल पार्टी कांट गेट मेजोरिटी देन सम पार्टी केम टुगेदर और कम टुगेदर एंड फॉर्म गवर्नमेंट नोन एज कोलिशन गवर्नमेंट। यानी कि एक पार्टी को जब मेजोरिटी ऑफ सीट्स नहीं मिलती है जीतने के लिए, यानी कि 272 या जो भी उस हिसाब से जो इलेक्शन में हो उससे प्लस सीट्स ना मिले, तो कुछ पार्टी एक साथ में आती है और गवर्नमेंट बनाती है, उसे कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। वैसे मैं जितने भी छोटे क्वेश्चन है, सिंडिकेट है, कोलिशन है या बाकी छोटे क्वेश्चन है, वो मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें सारी दोनों बुक्स के छोटे क्वेश्चंस कवर करे जाएंगे, जिनसे आपके एमसीक्यूज में भी हेल्प मिलेगी, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी हेल्प मिलेगी।
ठीक है, तो इसकी एडवांटेज पढ़ लेते हैं। अब एडवांटेज क्या है कि सिंपल भी बात क्या कि भाई जब कोलिएशन गवर्नमेंट आ रहा है तो एक से ज्यादा पार्टी आ रही है ना, हाँ आ रही है, तो इससे क्या है कि वन पार्टी की जो डिक्टेटरशिप है ना उसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं, उसको कम करें। जैसे कांग्रेस पार्टी का रोल उस टाइम ज्यादा चल रहा था, तो अगर कोलिएशन पार्टी कुछ एक मिलकर रूल कर रही है तो एक पार्टी का जो रूल है वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो अच्छी बात है ना। इससे क्या है कि डिफरेंट पार्टी की जो पार्टी मिल रही है ना तो डिफरेंट आइडियोलॉजी साथ में आ रही है, और डिफरेंट आइडियोलॉजी साथ में आ रही तो हर सेक्टर पे काम होगा, ये भी बेनिफिट है। इसके अलावा क्या होगा कि इससे जो रीजनल पार्टी है ना वो भी आ रही है कोलिएशन में, तो रीजनल पार्टी का भी रोल आएगा, लोकल लेवल की भी बात होगी, तो ये इसके फायदा मिलता है। डाइवर्सिटी इसमें आ रही है, डिफरेंट आइडियोलॉजी आ रही है तो डाइवर्सिटी की पार्टी आ रही है, ये इससे अच्छा है कि हर फील्ड में डिसीजन लिया जा सकता है, एक ब्रॉड बेस्ड अपने डिसीजन ले सकते हैं, ये बेनिफिट है। तो डिसएडवांटेज फिर क्या है, तो डिसएडवांटेज ये है कि सबसे बड़ी बात तो कोलिएशन गवर्नमेंट अनस्टेबल है। कोई भी गवर्नमेंट ज्यादातर 5 साल का जो इनका टर्म पीरियड होता है, टेन्योर होता है, उसको पूरा करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है तो आपस में बात एक हो नहीं पाती। जैसे जनता पार्टी बनी थी, आपको पता है पहली नॉन कांग्रेस पार्टी जो सेंट्रल लेवल पे बनी थी जनता पार्टी थी, लेकिन वो आइडियोलॉजी मैच नहीं हो पाती उनकी, ठीक है, तो वो टूट जाती है। दूसरी बात है इसमें जब डिफरेंट आइडियोलॉजी की पार्टी साथ में आती है तो डिसीजन मेकिंग में डिले होता है, प्रोसेस प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं करा जा सकता, फास्ट डिसीजन नहीं लिए जा सकते, डिसीजन को इंप्लीमेंट करना हार्ड हो जाता है इसमें, ठीक है, ये कुछ कमियां होती है। नेक्स्ट बात है, व्हाट डज द term syndicate mean in the context of the Congress party of the 60s? What role did the syndicate play in the Congress party? कि भाई सिंडिकेट पहली बात तो है क्या, फिर कहते हैं सिंडिकेट ने कांग्रेस में क्या रोल प्ले करा, तो सारी बात पढ़ लेते हैं अपने। भाई सिंडिकेट है वो क्या है, सिंपल सी बात, कांग्रेस के अंदर इन्फ्लुएंशियल एक्सपीरियंस्ड लीडर कांग्रेस के अंदर, उसी को क्या कहा गया है, क्या सिंडिकेट कहा गया, यानी कि ओल्ड इन्फ्लुएंशियल एंड एक्सपीरियंस लीडर विद इन द कांग्रेस पार्टी नोन एज सिंडिकेट। ये सिंडिकेट वही लोग थे जिन्होंने 1966 के अंदर इंदिरा गांधी को सीक्रेट बैलेट पेपर में जिताया था मोरारजी देसाई के अगेंस्ट में। ये सिंडिकेट वही है जो 1964 में जब डेथ हो गई थी जवाहरलाल नेहरू की, तो लाल बहादुर शास्त्री को अननेमसली चूज करने में हेल्प करी थी, तो ये सिंडिकेट है वो। तो ठीक है, इनका कांग्रेस पार्टी के अंदर रोल क्या था ये मैंने आपको बता दिया। 1969 में जब पार्टी बंट जाती है तो यही सिंडिकेट होती है जिनकी पार्टी बनती है ओ, कांग्रेस ओ के नाम से जानी जाती है। और 1971 के इलेक्शन में ये डिफीट होने के बाद लगभग इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं नए क्वेश्चन की। एग्जामिन द मेजर चेंजेस दैट द कंट्री विटनेस एट द टाइम ऑफ 4th जनरल इलेक्शन। कहते हैं चौथे जनरल इलेक्शन में कंट्री ने कौन से बड़े चेंजेस देखे। भाई सबसे बड़ा चेंजेस तो ये देखा, ये पहला इलेक्शन ऐसा होने जा रहा था जो कांग्रेस कर रही थी बिना जवाहरलाल नेहरू के। इस इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पहली बार 9 स्टेट में डिफीट होती है कांग्रेस, और पहली बार 1952 से आज तक के 4th इलेक्शन में सबसे कम लोएस्ट टेली ऑफ सीट्स इसको मिलती है, यानी कि सबसे कम सीट्स मिलती है। लगभग आई थिंक 282 के आसपास इनको सीट मिलती है, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं, आप चेक कर सकते हो 1952 में। और इनके जो इंदिरा गांधी के कैबिनेट के बड़े फेमस लीडर जिनको स्टालवर्ट्स बोलते हैं वो हार जाते हैं, जैसे कि के कामराज तमिलनाडु से हार जाते हैं, एस के पाटिल महाराष्ट्र से, अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल से, के बी साहब बिहार से हार जाते हैं, तो ऐसे लीडर हार जाते हैं। इसके अलावा इस इलेक्शन में एक नया झोल भी हुआ जिसको बोलते हैं डिफेक्शन, यानी कि कुछ ऐसे भी थे जहां पर जिन पर्टिकुलर 3 स्टेट की अपने बात करें तो वो स्टेट है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और एक आई थिंक कौन सा था, हरियाणा था आई थिंक। जिन स्टेट के अंदर क्या होता है जीतते तो वो है कौन, मतलब ये अपनी कांग्रेस, लेकिन वहां पे डिफेक्शन के कारण कांग्रेस आ जाती है, यानी कि जीते हुए कैंडिडेट बाद में पार्टी चेंज कर लेते हैं। और जो 9 स्टेट हारे उनकी अगर ट्रिक आपको याद करनी है तो ये मैंने यहां पे लिखना तो भूल गया, लेकिन आप याद कर सकते हो। पूहा उपमा बिके और हमने बंगलो खरीद लिए। पूहा PUHA, PU से पंजाब, HA से हरियाणा, पूहा उपमा UP डबल MA लिखना है, यूपी से यूपी हो गया, डबल MA से एक MA से तो मध्य प्रदेश, एक M से मद्रास हो गया। पूहा उपमा बीके के लिए वही बाइक वाली स्पेलिंग BIKE, BI से बिहार, KE से केरला, और से OR हो गया ओडिशा। और हमने बंगलो खरीद ली, हमने हिंदी में लिखना है तो हिंदी का कोई पार्ट नहीं, सिर्फ ट्रिक बनाने के लिए। बंगलो खरीद लिए तो बंगलो के लिए वेस्ट बंगाल याद रह जाएगा। तो ये 9 स्टेट है जहां पे कांग्रेस आती है, इस तरह से आप ट्रिक भी याद रख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर।
ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो एक ग्रुप बन गया था कोलिशन गवर्नमेंट का, जो कई स्टेट के अंदर बना था, उसको संयुक्त विधायक दल कहते हैं, एक ये बात याद रख लेना, ठीक है। और इसी इलेक्शन के बात है कि 1967 में एक लोकल रीजनल पार्टी किसी स्टेट लेवल पे जीत के आती है और उसका नाम होता है डीएमके। वो क्यों जीतती है क्योंकि वो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनने से रोकने के अगेंस्ट में आई थी, यानी कि एंटी हिंदी एगिटेशन या एजिटेशन के लिए वो बनी थी और वो जीतती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द कॉन्सिक्वेंसी ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी 1975, कि 1975 में जो इमरजेंसी डिक्लेयर करेगी उसके क्या रिजल्ट निकले। भाई सिंपल सी बात, क्या लार्ज स्केल पर लोगों को अरेस्ट करा गया, लीडर्स को अरेस्ट करा गया। और यहां पे क्या था कि जो भी लीडर को अरेस्ट करा गया था उनको कैसे अरेस्ट करा गया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन का यूज करके। और प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है, डाउट के बेस पे करना, मतलब अभी तक ऑफेंस करा नहीं है, मतलब क्राइम करा नहीं है, सिर्फ आपको डाउट है कि वो क्राइम ना कर दे, इसके बेस पे यूज करा गया। और जो अरेस्टेड पॉलिटिकल पर्सन थे कुड नॉट चैलेंज अरेस्ट इवन अंडर हैबिस कॉर्पस, यानी कि हैबिस कॉर्पस को सस्पेंड कर दिया। हैबिस कॉर्पस क्या होती है कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट करा गया है उसको कोर्ट में पेश करा जाए, मजिस्ट्रेट में पेश करा जाए, उसके बिहाफ पे बंदा कोर्ट में जाए, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, उसको बंद कर दिया गया। और क्या किया गया भाई इसके अंदर, और क्या किया कि लोगों के जो राइट थे ना वो हमारे चले गए, जो फंडामेंटल राइट थे वो क्या हो गए, सस्पेंड हो गए। और सबसे बड़ी बात कि इसमें 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इंदिरा गांधी ने बहुत सारे चेंज करे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको मिनी अमेंडमेंट भी कहा जाता है, जिसके अंदर मेन चेंजेस क्या थे, इन्होंने कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। और क्या, और इन्होंने कर दिया कि जो टेन्योर था लेजिस्लेचर का, यानी कि जो पार्लियामेंट के मेंबर का, लेजिस्लेचर का जो टेन्योर था उनका 5 से 6 साल का कर दिया। और क्या हुआ सर, जब इमरजेंसी लागू होगी तो प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी गई, मतलब प्रेस कुछ भी अपनी इच्छा से मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में छाप नहीं सकती। स्ट्राइक थी, उनको बैन कर दिया। जो 2 ग्रुप थे आपने सुना होगा, आरएसएस और जमाते इस्लाम जो मुस्लिम का था, इन दोनों को, आरएसएस हिंदू का और जमाते इस्लाम जो मुस्लिम का, इन दोनों को बैन कर दिया गया। और क्या थे, कन्नड़ राइटर जो शिवराम करनाची थे उन्होंने अपना अवार्ड पद्म भूषण लौटा दिया। और हिंदी के राइटर थे फणीश्वर नाथ रेणु जी, उन्होंने पद्म श्री अवार्ड अपना लौटा दिया। तो इस तरह के कुछ हुए। और कुछ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने शट डाउन करना अच्छा समझा, मतलब उन्होंने शट डाउन कर दिया अपने आप को। तो ये सारा कुछ हुआ। आगे बात करें, डिस्क्राइब एनी 4 सर्कमस्टेंसेस फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी 1975, कि 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई ना, उसके पीछे कोई 4 सर्कमस्टेंसेस बताओ या रीजन बताओ, ऐसे क्या कारण थे कि इमरजेंसी लगाई गई। तो भाई कारण सिंपल सी बात लिख सकते हो। सबसे पहली बात तो क्या, इलाहाबाद के हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में पिटीशन लगा दी गई थी। जगमोहन लाल सिन्हा जो कोर्ट के जज थे उनको, कि भाई इन्होंने जो इंदिरा गांधी का इलेक्शन है वो इनवैलिड है। कैसे कि 1971 में जब ये जीत के आए थे तो कहते इन्होंने गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को यूज करा है, मतलब कैंपेन के अंदर, तो ये कहते गलत है, तो इनका इलेक्शन क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। तो वो अभी एमपी तो रह नहीं सकते, इन्होंने डिसीजन दे दिया कि वो अभी एमपी नहीं रहेंगे। तो एमपी नहीं रहेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें एमपी बनना होगा, ठीक है। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले जाते हैं 24 जून को, सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देते हैं कि ठीक है वो एमपी तो रहेंगे लेकिन लोकसभा की मीटिंग्स में नहीं जाएंगे। और उधर से क्या हुआ था आपको पता है, जयप्रकाश नारायण ने सबसे बड़ी रैली निकाल दी थी। कहां पे, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में। और वहां पे जो भी आर्मी ऑफिसर्स है, पुलिस मैन है, उनसे क्या रिक्वेस्ट करी थी कि अगर आपको लगे गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर इलीगल और इमोरल है तो आप उनको फॉलो ना करें, ऐसा उन्होंने कह दिया था। तो ऐसी सर्कमस्टेंसेस बन गई थी कि मतलब गवर्नमेंट ने बाद में, इंदिरा गांधी ने यही कहा था कि भाई इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो गई थी, देश के अंदर इंस्टेबिलिटी आ गई थी, हड़ताल और बंद के कारण जो लॉ एंड ऑर्डर को है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने क्या कर दी थी, इसको मतलब इमरजेंसी को इंपोज कर दिया और कहा कि कुछ लोग हैं वो हमारी पॉलिसी को नहीं लागू करने दे रहे, वो हमारे काम को इंप्लीमेंट करने में, पॉलिसी प्रोग्राम को लागू करने में ऑब्स्ट्रक्ट यानी कि बाधा बन रहे हैं, इसलिए हम इमरजेंसी लगा रहे हैं। और वो हमारी यूनिटी के लिए क्या है, खतरा है इंडिया की। तो इन कुछ रीजन से इमरजेंसी लगती है। आगे बात करते हैं नए क्वेश्चन की ओर। Examine the condition responsible for the growth of Naxalite movement in India, suggest ways and means to crush it। कहते वो आप कंडीशन बताओ जिनके कारण जो रिस्पॉन्सिबल थी नक्सलाइट मूवमेंट इंडिया में बढ़ा, और उसको क्रश करने का वेज बताओ। आप अपनी तरफ से सजेस्ट करो कि क्या कुछ इसको निपटारा करा जा सकता है। तो देखो क्या है
कि सबसे पहली बात तो ये जो शुरुआत होती है ये नक्सलबारी पुलिस स्टेशन से होती है, दार्जिलिंग हिल जो वेस्ट बंगाल का है 1967 का, वहां से ये मूवमेंट बाद में सेवरल स्टेट्स में फैल जाता है। ये लोग सिंपल सी बात है भाई यही बात करते हैं, यही डिमांड करते हैं कि ये जो गवर्नमेंट की जो थीम है ना उसको सही नहीं मानते। ये कहते हैं कि भाई हमें प्रॉपर जस्टिस नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट हमारे लिए काम नहीं कर रही। इसके बेस पे बस ये आर्म्स इंसर्जेंट करते हैं, मतलब हथियार उठा लेते हैं। देखो इनकी डिमांड गलत नहीं थी, बस इनके थोड़ा सा तरीका गलत था, क्योंकि वहां पर इनके साथ होता ही गलत था। जो वहां के पर्टिकुलर जो लैंड ओनर लोग हैं, जो एरिस्टोक्रेसी के लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो यहां पे इनसे काम करवाते थे और प्रॉपर इनको वेजेस भी नहीं मिलता था। तो इनको कोई गलत नहीं था इनका जो इशू था। इसी के बेस पे आपको पता है सीपी पार्टी भी बन गई थी, और जो बाद में मतलब सीपी पार्टी थी वो भी इसके बेस पे टूट के सीपीएम और एमएल के अंदर बन गई थी। और एमएल को लीड भी किसने करा था? चारू मजूमदार ने। आज के टाइम में लगभग कहते हैं 83 डिस्ट्रिक्ट में फैल चुकी है, जो कि 10 स्टेट से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में, ये 10 स्टेट के 83 डिस्ट्रिक्ट में कहते हैं आज के टाइम में ये फैल चुकी है। और उनके फैलने के पीछे रीजन क्या है वो मैंने आपको बता दी, बाकी यहां पे लिखा हुआ है, आप चेक भी कर सकते हो, ये रीजन थे। बस दिक्कत ये हुई कि गवर्नमेंट ने उनको सप्रेस करने का मेजर्स है, मैनर है, वो गलत अपना लिया। गवर्नमेंट ने उनको सप्रेस करने का सोचा, ना कि उनके साथ नेगोशिएट। अगर उनके साथ नेगोशिएट किया जाता तो शायद ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या प्रयास करना चाहिए, वहां हमारी तरफ से सजेशन क्या है कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड द बेसिक राइट टू द पीपल ऑफ बैकवर्ड एरियाज, जो कि आदिवासी उनको मिलना चाहिए। फोर्स्ड लेबर है, जो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे मनी लेंडर वगैरह, उनको स्टॉप कर देना चाहिए। हालांकि आज तो स्टॉप हो गया, लेकिन उस टाइम में करना चाहिए था ये। द गवर्नमेंट शुड फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए था। नक्सलाइट से डील करते टाइम उन्होंने डील नहीं करा इनसे ढंग से। इसके ऊपर बहुत सारी मूवी बनी हुई है, आप चाहो तो फ्री टाइम में नक्सलाइट्स की कोई भी मूवी सर्च करोगे कि नक्सलाइट बेस्ड मूवी साउथ इंडियन और कोई भी लगाओगे हिंदी, तो आपको मूवी आ जाएगी। आप देखना कभी पेपर के बाद, आपको मजा आएगा, सीखने को काफी कुछ मिलेगा कि इनकी गलती नहीं थी, बस ठीक है गलत बन गए आज वो। चलो, एनालाइज एनी 3 लेसन्स लर्न फ्रॉम द इमरजेंसी 1975, कि जो इमरजेंसी 1975 इमरजेंसी लगाई गई थी उनसे हमने क्या लेसन्स को सीखा। भी लेसन को ये सीखा, सिंपल सी बात, कि एक तो इंडिया से डेमोक्रेसी को दूर करना बड़ा डिफिकल्ट है। डेमोक्रेसी के बिना इंडिया सर्वाइव नहीं कर सकता, दूर कर नहीं सकता। दूसरा, हमने एक कमी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हमने चेंज करा बाद में, कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस जो वर्ड लिखा हुआ था जिसके बेसिस पे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, उसको हटा के आर्म्ड रिबेलियन वर्ड में चेंज करा। और फिर थोड़ा सा हमारी जो जुडिशरी है वो सिविल लिबर्टीज के प्रति ज्यादा उन्होंने एक्टिव रोल प्ले करने का सोचा। तो ये 3 हमने लेसन सीखे। व्हाई एंड हाउ डिड द मिजो मूवमेंट फॉर सक्सेशन गेन पॉपुलर सपोर्ट, कहते मिजो जो मूवमेंट हुआ था उसको कहते पॉपुलर सक्सेशन क्यों मिला। ये बात है मिजोरम की। तो यहां से असम के अंदर पहले आपको पता है मिजो हिल्स पे ये रहते थे, तो इनको ऑटोनोमस की बात करी इन्होंने, तो इनको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट तो दे दिया गया था असम के अंदर, लेकिन होता है ये कहते हैं कि हमें अलग से एक स्टेट बनाओ। तो इन्होंने डिमांड क्यों करी, तो इसके पीछे क्या रीजन थे वो जान लेते हैं। कि सम जो मिजोस है वो बिलीव करते थे दैट दे वर नेवर अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, नॉट टू बिलोंग टू द इंडियन यूनियन। यानी कि मिजोस के लोगों ने ये कह दिया कि भाई हम असम के अंदर रहे क्यों, पहली बात तो है, कहते हम तो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट ही नहीं थे, तो हमारे ऊपर कहते रोल नहीं होना चाहिए, हम इंडिया का पार्ट नहीं बनेंगे। और ये मूवमेंट तब जब पॉपुलर गेन हो गया जब 1959 के अंदर आपको पता है वहां पे फेमाइन पड़ता है मिजोरम यानी कि मिजो हिल्स के ऊपर। तो वहां की जो असम की गवर्नमेंट है वो उनको प्रॉपर मतलब फेमाइन के अंदर ज्यादा रिलीफ नहीं पहुंचा पाती है, इसलिए ये मूवमेंट बन गया मेन। और तब वहां की इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि एमएनएफ वहां की पार्टी बन गई, और जिसको लीड करने वाले व्यक्ति का नाम था लाल डेंगा। नाम थोड़ा सा खतरनाक है, ढंग से प्रोनाउंस करना, कुछ और मत बोल देना। लाल डेंगा इनका नाम था भाई साहब। इन्होंने लीड करा, इन्होंने कहा कि 1966 में डिमांड कर ली, प्रॉपर कैंपेन चला दिया कि भाई हमें तो इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें अलग करो, और ये गोरिल्ला वॉर करने लग गए। और आपको पता है उसका मौका फायदा पाकिस्तान तो उठाएगा। पाकिस्तान वाले इनको वेपन वगैरह सप्लाई करते थे, क्योंकि उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान तो था ही, वो तो 1971 में बांग्लादेश बना था। तो लगभग 2 डिकेड्स तक कहते ये लड़ाई चलती रही लाल डेंगा की लीडरशिप में। फिर 1986 में इनके साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन करते हैं राजीव गांधी, और तब जाके ये स्ट्रगल खत्म होता है और लाल डेंगा को वहां का सीएम बनाते हैं, और वो अलग से फिर मिजोरम को एक स्टेट बन जाता है, आपको पता है 1987 में, तब जाके वहां से खत्म होता है। आज तो कहता बढ़िया है, वहां का पीसफुल एरिया है, वहां का लिटरेसी रेशियो भी बड़ा आउटस्टैंडिंग है, डेवलपमेंट भी अच्छा कर रहे हैं वो, अब ठीक हो गया सब कुछ। व्हाट लेसन कैन वी ड्रॉ फ्रॉम द फीलिंग ऑफ एलिनेशन इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, या क्वेश्चन ऐसे आए, विच 3 लेसन डू वी लर्न फ्रॉम रीजनल एस्पिरेशन एंड देयर अकोमोडेशन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। यानी कि हम क्या लेसन सीख सकते हैं यही रीजनल एस्पिरेशन से। भाई सिंपल सी बात है, ये लेसन सीख सकते हैं कि रीजनल एस्पिरेशन है ये तो कंट्री का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, कि जहां डेमोक्रेसी रहेगी वहां पे हर एक रीजन की
एस्पिरेशन है उसको तो पूरा करना होगा। अब उसका एस्पिरेशन कैसे पूरा करना होगा, तो कहते हैं डेमोक्रेटिक मेजर में करना होगा। अगर हमने उनको सप्रेस करने का प्रयास करा, यानी कि उन पर्टिकुलर किसी रीजन ने कहा कि भाई हमें ऑटोनोमस दो, या उन्होंने कहा कि भाई हमारे ऊपर कल्चरल कोई दूसरी इंपोज कर रहे हैं, हमारे ऊपर लैंग्वेज कोई दूसरी इंपोज हो रही है, हमें अलग से स्टेट बनाओ, तो अगर गवर्नमेंट ने उसको सप्रेस करने का प्रयास करा तो इसकी घाटा देश को ही होगा। क्यों? क्योंकि लड़ाई चलेगी, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। जैसा कि राजीव गांधी ने जैसा करा वैसा ही कहते करना चाहिए, मतलब उनके साथ नेगोशिएशन करो, ताकि इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट कम होगा और इससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। जैसा कि मिजोरम के अंदर हुआ, जैसा कि खालिस्तान मूवमेंट को भी शांत करने के लिए ऐसा किया गया। असम के साथ भी मूवमेंट, वैसे असम के साथ भी अकॉर्ड साइन करते हैं राजीव गांधी, तो राजीव गांधी काफी हद तक प्रयास करते हैं इसको लाने का। और कहते हैं कि जब हम रीजनल एस्पिरेशन को कर रहे हैं और उनको कहते हैं उनकी बात मानती है, तो ये पावर शेयरिंग की बात करता है। तो ये डेमोक्रेसी की एक इंपॉर्टेंट बात है कि पावर शेयरिंग को हर इंसान की और हर एक जो पार्ट है उनकी जो एस्पिरेशन उनको फुलफिल करना चाहिए। तो अगर किसी भी पार्ट को ऐसा लग रहा है कि एलिनेशन वाली फीलिंग आ रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि भाई हमारा पार्ट बिल्कुल अलग थलग पड़ा है, गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही, तो कहते गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको जस्टिस दिलाना, उनके साथ इकोनॉमिक हो चाहे पॉलिटिकल हो चाहे सोशल हो, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तभी तो हम काम कर पाएंगे, तभी तो हम मिलकर रह पाएंगे। तो इस तरह से इस बातें कुछ एक लिखी हुई है, आप यहां से पढ़ के देख सकते हो ना। फिर भी कोई लगे डाउट वाउट आए ना, तो आप क्वेश्चन बिंदास कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। इवन आप साफ कह भी सकते हो कि भाई ये बात समझ में नहीं है, इस क्वेश्चन में कमी समी रही थी, तो मैं अलग से भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि मैं शॉर्ट में आपको सारी बातें बता दूंगा, आपके सामने नोट्स आपको मिल ही रहे हैं, इसके क्वेश्चन आंसर मतलब मिल रहे हैं, तो आप यहां से स्क्रीनशॉट लेके इनको पढ़ सकते हो। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द सोशल एंड पॉलिटिकल कॉम्पोजिशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डिस्क्राइब द रूट्स ऑफ कश्मीर इशू विच कंपेल्ड द इंडियन गवर्नमेंट टू मेंटेन ऑटोनॉमी इन दिस स्टेट। कहते भी क्या सोशल और पॉलिटिकल कॉम्पोजिशन है जम्मू कश्मीर की, मतलब वो तो अपने पढ़ेंगे। और कहते ये भी डिस्क्राइब करो कि कश्मीर इशू क्या था जिसके कारण इंडियन गवर्नमेंट ने यहां से इनको ऑटोनॉमी वगैरह देने का सोचा था। तो पहले तो इसका पढ़ लेते हैं, इसका कॉम्पोजिशन कैसा है। तो आपको पता है जम्मू कश्मीर का जो मेन पार्ट है उसमें जो बुद्धिस्ट लोग रहते हैं वो रहते हैं लद्दाख रीजन में, जो कि लद्दाखी लैंग्वेज बोलते हैं, और मेजोरिटी सिया मुस्लिम है वो रहते हैं कारगिल रीजन में, और मेजोरिटी जो हिंदूज है वो रहते हैं जम्मू रीजन में, आपको पता ही, और वो डोगरी लैंग्वेज बोलते हैं। सुन्नी मुस्लिम वो कश्मीर में रहते हैं, और अभी तो कश्मीर आपको पता है यूनियन टेरिटरी हो गया, यहां मुस्लिम ज्यादा रहते हैं। और जो लद्दाख का एरिया वहां पे बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, और कुछ हद तक लोग हिंदू भी थोड़े रहते हैं, लेकिन जम्मू का एरिया वहां हिंदू अच्छे रह रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी कॉम्पोजिशन है। पुराना इतिहास देखें तो कहते हैं 1947 में जब ये अलग हुआ तो महाराजा हरि सिंह इनके राजा थे, और बाद में इनको इंडिया के अंदर मिलाया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे, जब इन्होंने साइन कर दिया था उसके बाद में। लेकिन जो हमारे पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इस मुद्दे को यूएन को सौंप दिया गया था कि जब तक यहां पे पीस वगैरह ना आए, पीस लाने का काम कौन करेगा, यूएन, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया हो गया था। तो यहां पे जो मेन है टेररिज्म वाला जो एरिया है वो रहता है, कौन सा टेररिज्म यहाँ पे सपोर्ट करता है, पाकिस्तान, क्योंकि टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करता है कश्मीर के अंदर, मिलिटेंसी ग्रुप को बढ़ाता है वो। और क्या है, द ऑक्यूपेशन ऑफ सर्टेन टेरिटरीज सच एज अक्साई चीन रीजन, और पीओके है वो चाइना के द्वारा और किसके द्वारा, कुछ पाकिस्तान के द्वारा कैप्चर्ड है। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान ने जो कुछ हद तक कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जिसको कश्मीर बोलते हैं ना, उसका कुछ रीजन है वो किसको दे दिया है, चाइना को दे दी है। और अक्साई चीन वैली है वो तो आपको पता है चाइना ने 1962 में हमसे ले ली थी। ठीक है, तो ये कुल मिला के यहाँ का मेन पर्टिकुलर एरिया है, और इनको आपको पता है कि आर्टिकल 370 इसको कश्मीर को प्रोवाइड करा गया था, जो कि एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था, और जिसको बाद में हटा दिया गया। कब हटा दिया गया? 2019 में हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट के द्वारा हटा दिया गया था। ठीक है, तो ये है सारा, और हटाने के बाद इसको स्टेट से क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरी, और इसमें दो पार्ट कर दिए, फिर कश्मीर अलग लद्दाख अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ कोलिएशन गवर्नमेंट ऑन इंडियाज पॉलिटिक्स। इंडिया की पॉलिटिक्स में कोलिएशन गवर्नमेंट का क्या रोल था, कि वन पार्टी का जो फियर है वो एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया। डिफरेंट जो ग्रुप्स है रीजन के, जो जिनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो गवर्नमेंट में आने लग गए, और इससे कोलिएशन गवर्नमेंट से क्या हो गया, सबसे बड़ी बात ये होगी कि रीजनल पार्टीज को भी एक रोल मिलने लग गया। और कोलिएशन गवर्नमेंट से क्या हो गया कि डिफरेंट जो रीजनल एस्पिरेशन है, डिफरेंट जो इंटरेस्ट के ग्रुप्स है वो आने लग गए, उनका भी रोल बढ़ गया, और वन पार्टी का जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो गया। हाउ वॉज द मेन रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन, हाउ वॉज इट इंप्लीमेंटेड, कि मंडल कमीशन का मेन रिकमेंडेशन थी क्या था। तो मंडल कमीशन आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट थी जो 1978 में जनता पार्टी की उसने अपॉइंट करा था। उन्होंने ये प्रयास करने के लिए अपॉइंट करा था कि भी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनके बारे में आप पता करो कि उनमें कौन कौन सी कास्ट आती है, उनको अपने को इंक्लूड करना है। और इस मंडल कमीशन को जो अपॉइंट करा गया तो इसके लिए जो चेयरपर्सन थे वो थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इसलिए इसका नाम भी रख दिया गया मंडल कमीशन। और बाद में जब आपको पता है, आपको ये 1980 में ये तो गिर गई थी जनता गवर्नमेंट है, तो
उसके बाद लगातार कांग्रेस का रूल रहा था। तो 1990 के आसपास जब गवर्नमेंट चेंज होती है, कहीं ना कहीं बीजेपी की बारी आती है, तब जाके इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। और इसने किसकी डिमांड करी थी? इसने डिमांड करी थी 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कहते अदर बैकवर्ड क्लास को, कहां पे? गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर इनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपको पता है जो कॉन्फ्लिक्ट किए गए इसके सपोर्टर के बीच में और इसके ओपोनेंट्स के बीच में, इसे ही कहा जाता है मंडल इशू भी कहा जाता है ना। तो ये सारी बात बता दी मैंने। और इससे फिर बाद में 1992 के आसपास क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर कर देता है ओबीसी को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में रिजर्वेशन कौन से स्टेट ने दी थी? बिहार ने, और जहां के सीएम थे कर्पूरी ठाकुर। उन्हीं को देख के फिर जनता पार्टी ये अपॉइंटमेंट करती है, क्योंकि बाकी स्टेट भी फिर डिमांड करते हैं ना कि अदर बैकवर्ड क्लास को लेके आओ भी, कुछ ऐसी कास्ट और भी है जो एससी एसटी के अलावा बैकवर्ड है, उनको भी आप रोल दो। तो ये बनाया गया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 4 मेजर डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स सिंस 1989। यानी कि 1989 से इंडिया की पॉलिटिक्स में क्या मेजर डेवलपमेंट्स हुए? तो एक तो क्या हुआ कि एग्रीमेंट और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पे एग्रीमेंट हो गया। नई इकोनॉमिक पॉलिसी के आगे जो एलपीजी आया, यानी कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, उस पर लगभग सारी पॉलिटिकल पार्टी क्या होगी? एग्री होगी, उसको लागू कर दिया। उनको समझ लिया कि अगर हमें प्रोस्पेरिटी लेके आनी है तो हमें इसको लागू करना जरूरी होगा प्रेजेंट साइनेरियो में। इसके अलावा क्या हो गया? एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम ऑफ द बैकवर्ड कास्ट। देखो बैकवर्ड कास्ट यानी कि ओबीसी को रिजर्वेशन देने की जो बात कहेगी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, उनका सोशल और पॉलिटिकल क्लेम एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी कि उनका पॉलिटिकल रोल भी बढ़ा, पार्टीज के अंदर भी उनका रोल बढ़ा, और साथ ही साथ उनको को जो इंस्टीट्यूशनल है, जॉब इंस्टीट्यूशन वगैरह है, उनके अंदर भी सीट को रिजर्व करा गया। इसके अलावा क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ द रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज का रोल बढ़ गया कि इस टाइम में 1989 के बाद, पहले उससे पहले 1989 से पहले स्टेट पार्टीज का रोल नहीं था, क्योंकि पहले मेन एक पार्टी ही जितना करती थी, रीजनल पार्टी को कोई नहीं पूछता था। लेकिन जब बारी आई कोलिशन गवर्नमेंट की तो रीजनल पार्टीज को का रोल अहम हो गया। वो एक इंपॉर्टेंट पार्टी बन गई कि वही पार्टी अब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी गवर्नमेंट को बनाने या ना बनाने में, ठीक है। इसलिए और क्या हो गया भाई? एम्फेसिस ऑन प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन, यानी कि अब सभी जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने आइडियोलॉजी को छोड़ के प्रैग्मेटिक यानी कि प्रैक्टिकली होना सोच लिया। यानी कि अब ये सोच लिया कि आइडियोलॉजी चाहे हमारी अलग हो, अगर हमें कोलिशन दूसरी पार्टी के साथ करनी पड़ी गवर्नमेंट बनाने के लिए तो हम कोलिशन करेंगे। जैसे एनडीए आपको पता है एक ग्रुप है जिसमें बहुत सारी पार्टी है जो बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिसी को पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी उनके साथ पार्टी तो बनाती है। क्यों? क्योंकि अब प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स पे ध्यान देते हैं। लास्ट क्वेश्चन, और इस बुक का भी और इस आज की वीडियो का भी, डिस्क्राइब एनी 3 पॉइंट्स ऑफ कंसिस्टेंस दैट इमर्ज अमंग द मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया स्पाइट ऑफ स्फीयर कंपटीशन इन पॉलिटिक्स। कहते हैं वो पॉइंट बता दो जहां पर सभी पॉलिटिकल पार्टी क्या हो जाती है? सहमत हो जाती है। तो वही यार सेम ऊपर वाला क्वेश्चन शायद मैंने रिपीट कर दिया क्या? एक तो सिंपल सी बात है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को सभी पार्टी ने एग्री कर दिया कि नई इकोनॉमिक पॉलिसी है वो आनी चाहिए, यानी कि एलपीजी को लागू करना चाहिए, क्योंकि ये प्रेजेंट साइनेरियो में डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। दूसरा क्या था कि जो सोशल कास्ट है, जो मतलब सोशल एक्सेप्टेंस मिल गई थी, पॉलिटिकल और सोशल क्लेम मिल गया था कि इनको अदर बैकवर्ड क्लास को, ये हो गया हमारा क्वेश्चन दोबारा डाला गया है गलती से, और प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स पे ध्यान दे दिया था। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मैंने प्रयास किया अपनी तरफ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने का, और कुछ मैं इतना तो श्योर हूं कि काफ़ी हद तक ये आपके पेपर में हेल्प करेंगे। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ से आएंगे अगर आपने मेरे को सुना है और ये वीडियो कंप्लीट देखी है आपने, तो है ना। फिर भी कोई गलती रही हो, कोई पॉइंट को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ या जल्दबाजी में निकाल दिया, तो दिल से क्षमा चाहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।